नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 16वीं सदी में रामचरितमानस की रचना हुई थी। आज 21वीं सदी में इन दिनों बिहार की सियासत में सत्ताचरितमानस की रचना की जा रही है। रचयिता बिहार के सियासतदान ही हैं और सत्ताचरितमानस के किरदार भी सियासतदान ही हैं। सत्ताचरितमानस में सत्ता के नाम पर नेताओं के चरित्र गढ़े जा रहे हैं। किसी को विभीषण की उपाधि मिल रही है तो किसी को रावण और कोई खुद को राम के किरदार में देख रहा है। इस सत्ताचरितमानस में महाभारत के सीन भी नजर आ रहे हैं। ये सीन उन सियासी पार्टियों के बीच है जो एक दूसरे के साथ होने का दम भरते हैं, लेकिन सीटों की बात आती है तो दंभ दावों में बदल जाते हैं और सीन महाभारत का नजर आने लगता है। तो आज बड़ी बहस में सत्ताचरितमानस। तो सबसे पहले सत्ताचरितमानस का पहला अध्याय देखिए, जिसमें सत्ता के लिए किसी को विभीषण तो किसी को रावण के किरदार में गढ़ा जा रहा है और जनता पूछ रही है राम राज्य कब आएगा। इस देश में जो विश्वासघाती होता है उसको जनता कभी स्वीकार नहीं करती है। आप चाहे पब्लिसिटी किसी को जितनी दे दीजिए, लेकिन जनता, इवन भगवान राम को मदद किया रावण के खिलाफ युद्ध में। आप कहीं देखे हैं कि आज तक किसी परिवार में अपने परिवार के सदस्य का नाम कोई विभीषण रखता है? तब भगवान राम सत्य के रास्ते पर थे, तब भी। इसलिए जरा इस देश की, समाज की जो संस्कृति है उसको समझ लीजिए। आप अपने मन में चाहे जितना मस्त होते रहिए, मस्ती में कोई रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। आज के विभीषण को सजा मिल जाएगी। अरे भाई, तो आप न जानिएगा, आपने तो सवाल छेड़ा तो आपको इतना हमने बता दिया, जानकारी दे दी कि जो अपने देश की संस्कृति है और इतना पुराना इतिहास है सबको मालूम। वो तो अपने को साबित कर दिया कि वो रावण है। तो रावण है तो हमको विभीषण बनने में एक तरह से हम अपने को गौरवान्वित समझते नहीं, भगवान राम को साथ दिया था। तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसा कह करके हमारी मर्यादा को और बढ़ाया उन्होंने, और वो साबित कर दिया कि वो रावण है। तो उनका नाश और उनके लंका को भी नाश करने के लिए हम लोग तैयार। नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी के बारे में एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वो विभीषण है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो विभीषण है तो रावण कौन है? क्योंकि रावण का भाई विभीषण था, आपने मुख्यमंत्री बनाया। अगर विभीषण है जीतन राम मांझी, तो इसका मतलब कि नीतीश कुमार स्वीकार करें कि मैं रावण हूँ। और आज अगर वो हमारे साथ आए हैं तो विभीषण राम के शरण में गए थे, तो आज अगर वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ आए हैं तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारा राम राज्य है और उनका जो है रावण राज्य है। तो ये सत्ताचरितमानस का पहला अध्याय, जिसमें अलग अलग किरदार गढ़े जा रहे हैं, कोई विभीषण, कोई रावण, कोई राम। लेकिन जनता सीधे पूछ रही है कि राम राज्य कब आएगा और कौन लेकर आएगा। हम सबसे पहले इस अध्याय पर बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद दूसरे और तीसरे अध्याय पर भी जाएंगे। 3 अध्याय हैं, महाभारत का भी सीन है। हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, और साथ ही दानिश रिजवान हैं, हम के प्रवक्ता। स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। 2 और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। दानिश साहब, मांझी जी विभीषण हैं। सवाल है कि अगर ये उपाधि दी जा रही है तो क्या इसमें नीतीश जी का तर्क आपको गलत लग रहा है? क्योंकि सियासत में आपने उनके साथ छल किया, उनका ये आरोप। देखिए, आरोप लगते हैं, हमेशा से लगते आए हैं, लेकिन छल कहां किया। लगातार माननीय जीतन राम मांझी जी ने नीतीश कुमार जी से ये सवाल पूछे हैं कि आखिर गलती कहां हुई, कहां कमी रह गई थी। क्या वो जनता के 34 एजेंडे गलत थे, जिसको धीरे धीरे नीतीश कुमार भी मान रहे हैं? माननीय नीतीश जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम जो कांस्टेबल से लेकर के दरोगा तक को 13 महीने का वेतन देंगे। हमने कहा था इंस्पेक्टर तक को 13 महीने का वेतन दे दीजिए। आखिर अब वो पैसे कहां से आ गए?
हमने कहा था कि शिक्षकों को नियमित करने के लिए कमेटी का गठन होना चाहिए। नीतीश जी भी अब मानते हैं कि कमेटी का गठन होना चाहिए, उन्होंने भी कैबिनेट से फैसले ले लिए। तो आखिर कमी कहां रह गई थी? उन्हीं एजेंडों को लेकर के सीधे तौर पे माननीय नीतीश जी ने यह कहा था कि आप सरकार में नहीं रहेंगे, आपके पास में पैसा कहां से आएगा, आप काम कहां से करेंगे। और अब तमाम एजेंडों को जब वो पूरा कर रहे हैं तो उसके बाद में उन्हें बुरा नहीं लग रहा, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब पैसे हैं हमारे पास, तभी तो वो पूरा कर रहे हैं। बात साफ है, उन्हें यह भय सताने लगा था कि जनता के दिलो दिमाग में माननीय जीतन राम मांझी जी बैठ रहे हैं और इन्हीं उम्मीदों को, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार जी को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ। लेकिन कल तक मांझी जी को भी नीतीश जी राम नजर आ रहे थे और आज रावण। जी, जिस तरह से आपका जो ये शो है, आपने सीधे तौर पे कहा है कि रामचरितमानस पे आधारित है, तो रामचरितमानस में भी रावण को भी विभीषण ने भाई की उपाधि दी थी और आज भी स्थिति तकरीबन वही है। आज भी नीतीश जी को भाई मानते हैं मांझी। देखिए, राजनीति में ना कोई कभी किसी का दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है। वक्त और हालात होते हैं और वक्त के और हालात के हिसाब से काम होता है, बयानबाजी होती है। निहोरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। निहोरा जी, स्वागत है सर। विभीषण की संज्ञा देने की जरूरत क्यों पड़ती है और क्यों इस तरह के किरदार के नाम गढ़ने की कोशिश होती है बिहार की सियासत में? देखिए, चर्चाएं 2-3 दिन से चल रही है मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद। एक दंत कथा है ग्रामीण इलाकों में, जब भी दो भाइयों में झगड़ा होता है या कोई विवाद खड़ा होता है तो कहा जाता है घर के भेदी लंका डाही। जिन अर्थों में विश्लेषण कर रहे हैं कि अगर मांझी जी विभीषण हैं तो नीतीश कुमार रावण है, लंका जला देंगे, लेकिन विभीषण ने लंका नहीं जलाया था, लंका हनुमान ने जलाया था, यह लोग नहीं बोल रहे हैं। तो इसीलिए दंत कथा जो है, दंत कथा को गलत तरीके से विश्लेषण करके कोई अर्थ निकाल ले। एक शब्द का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। अभी दानी जी पत्रकार भी रहे हैं, बोरिस साफगोई से बोल रहे थे कि मांझी जी ने कहाँ गलत किया। मांझी जी ने कहाँ गलत किया ये मोदी जी से पूछना चाहिए, सुशील मोदी जी से। नहीं, हटाया आपने तो आप जवाब देंगे ना कि कहाँ जरा बोलने दीजिए ना। नहीं, हटाया जरा मुझको बोलने दीजिए। ये मोदी जी नहीं बताएंगे, ये आप बताएंगे आपने हटाया। आगे बोलने दीजिएगा ना हमको। जी नहीं, मोदी जी ऐसे नहीं बोलने दीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। आप देखिए, अरे क्या बात करते हैं, हमारी सुनना नहीं चाहते हैं। दानिश साहब सुन लेते हैं, सुनते हैं, जवाब सुनते हैं, जवाब पहले सुनते हैं जी। ये मोदी जी से पूछना चाहिए और ये नंद किशोर यादव जी से पूछना चाहिए। इसलिए पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री जब मांझी जी थे, जैसे जैसे आरोप, गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर उन्होंने लगाया, चाहे जिन सामाजिक बातों को मांझी जी ने उठाया, चाहे जिन बातों को उनका दामाद का, बेटा का, जो भी मसला हो, जो गंभीर बातें उठने के बाद ये सारे मसले कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ जा रहे थे और उसके बाद जो उनके एजेंडा आ गया था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा मानने लगे। एक दूसरी बातें कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मांझी जी जो निर्णय लिया वो क्यों आज नीतीश कुमार लागू कर रहे हैं, तो भाई साहब उसकी प्रक्रिया होती है। हड़बड़ी में सिंदूर कनपट्टी में कहा जाता है ना, तो कोई भी कैबिनेट में प्रस्ताव आते हैं, बाजाबते उसके विभाग से प्रस्ताव आते हैं, प्रक्रिया है। बगैर प्रक्रिया के मांझी जी ने उन कैबिनेट में राजनीतिक रूप से लिया था, इसलिए बात कही गई। लेकिन इसमें जो किरदार हैं राम, रावण और विभीषण के, वो गढ़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ठीक है मृत्युंजय जी, एक किरदार का जिक्र किया है भगवान हनुमान का, वो कौन है? देखिए, ऐसा है सुमित जी कि जिन बातों की चर्चा हो रही है आज, सत्ताचरितमानस, उसको आप रामचरितमानस, विभीषण शब्द का प्रयोग मुहावरे के तौर पर किया जाता है। और विभीषण आज तक बता दीजिए किसी भी धर्म समुदाय कहीं भी किसी ने क्या अपने घर में किसी बच्चे का नाम विभीषण आपने सुना है? नहीं सुना है। अब उस विभीषण को बोलने के बाद, मुख्यमंत्री जी के बोलने के बाद अब ये लोग समझ रहे हैं क्या कि हमको राम मिल गया। अरे भाई, आपको सत्ता से क्यों हटाया गया? जिस बात की आप दुहाई दे रहे हैं, लालू प्रसाद जी ने तो अंत तक कहा था कि जीतन राम मांझी जी आ जाएं, लेकिन आप किसके इशारे पर खेल रहे थे?
किसके गोद में जाकर बैठने की तैयारी कर रहे थे, अब छुपा हुआ है। अब तो ये साबित हो गया। नहीं, वो कह रहे हैं कि लंका नाश कर देंगे। नहीं, लंका देखिए, लंका नाश कर देंगे तो पहले इनको राम मिलेंगे तब ना, जिनका खुदे सब चीज नाश होने की तैयारी में है बिहार में। वो क्या, जिसके भरोसे ये कर रहे हैं और जिसके गोद में गए हैं, तो विभीषण उनकी किसके पास हिम्मत- गए? उनके पास तो नाय के नहीं, पहले घोषित तो करे। विभीषण किसके पास गए? अरे उनके पास घोषित तो करे, तो कर रहे ना कि हम तो राम के पास ये कर रहे हैं कि हम गए हैं। तो ये घोषित करे कि इनका कौन उम्मीदवार है, कौन इनका लंका ढाएगा, किसका। नहीं, वो कह रहे हैं तो ये तो मैदान कह रहे में हैं मैदान में उतर ही नहीं रहे। मुझको सुमित जी लगता है नरेंद्र मोदी सुमित जी, मुझे यहाँ पे स्थिति है जिस तरह से निहोरा जी ने कहा कि आरोप लगाए, सुशील कुमार मोदी जी ने आरोप लगाए। निहोरा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार तकरीबन 15 साल तक लालू प्रसाद यादव जी की बिहार में जब से हुकूमत रही थी, उस वक्त इन्होंने बिहार के उस सरकार को जंगल राज की उपाधि दी थी। 10 साल का जो 9 साल का नीतीश जी का जो शासनकाल रहा, लगातार कहते आ गए कि हमें वोट दीजिए नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। आज उस जंगल राज के बीच में बैठे हुए हैं। ये देखिए, आप आज की बात नहीं है, आप 25 साल पहले जाएंगे तो 25 साल से ये कहते आ रहे हैं कि जंगल राज, रावण, विभीषण। इसका मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार को इन्होंने कहा जंगल राज था। अभी ये पहले ये तय करें कि जंगल राज था कि नहीं, और अगर जंगल राज था तो आज जंगल राज के राजा के गोद में खेलने की जरूरत इन्हें क्यों पड़ी? नहीं, इससे हमसे बेहतर जवाब मांझी जी भी देंगे। नहीं, ये आपके लिए कहने तो दीजिए ना, जरा कहने तो दीजिए ना। जंगल राज था कि नहीं था? भाई आप अपनी बोलते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। हम तो सुन रहे हैं ना, आप बताइए कि जंगल राज था कि नहीं था? इससे बेहतर मांझी जी भी देंगे। उसी राज में मांझी जी मंत्री थे। इससे बेहतर रामविलास पासवान भी जवाब देना चाहिए, उसमें सरकार में थे। तो मतलब हमारा सियासत में ही चलता है। मतलब ये कहना है कि आज जो जिन पर हत्या के आरोप हैं, जिन सैकड़ों लोगों को कातिल करने का आरोप है, वो देश के प्रधानमंत्री, वो भारतीय जनता पार्टी घोटाले का आरोप है, वो उनके गोद में बैठे। सरकार ने तय कर दिया। देखिए, कोर्ट ने जब आपको तय कर दिया, कोर्ट ने जब तय कर दिया, और आप ऐसे बात नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। दानिश जी बात करिएगा तो नहीं होगा। दानिश जी, देश के प्रधानमंत्री को हत्या रखा है, भारत की जनता ने जिसे जिताया है, आपने अरे भारत की जनता जिताया तो सीधेतरा नहीं किया क्या? अमित शाह पर आरोप लगा के नहीं, हत्या का आरोप, देश निकासा अमित शाह को हुआ कि नहीं, जगुरप्पा का हुआ कि नहीं, राठौर का हुआ कि नहीं, राव इंद्रजीत सिंह को क्या था? क्या बात करते हैं? आप उनकी गोद में खेल करके बलात्कारियों और आरोपियों को लेकर सरकार चला रहे हैं, बता रहे हैं कसने की बात कर रहे हैं। कितने आरोपी बलात्कारी केंद्रीय मंत्री परिषद में, और बिहार बताइए हमको। आप तो ये कह रहे हैं एक सेकंड सर, देखिए यहाँ मेरे ख्याल से जो अभी चर्चा हुई है आप दोनों के बीच, गर्मागर्म बहस, जनता यही समझेगी ना। नहीं, हम कि एक सेकंड सर, जनता यही समझेगी कि आपकी कमीज पर भी दाग है, हमारी कमीज पर भी दाग है। बात तो सियासत में मौजूदा दौर में यही है कि किसी के कमीज पर सवाल उठाने का शायद अभी मौका नहीं मिले, क्योंकि एक की कमीज पर सवाल उठेगा, दूसरे की कमीज पर भी सवाल उठने लगेंगे। दाग मेरे ख्याल से सब पर है। सुमित जी, आप तीनों अभी एक दूसरे के दाग को जिस विषय पर सीधे कह रहा हूं, चर्चा भी बहुत सारा है, अध्याय बहुत सारे, मैं अध्याय बहुत सारे बात है विभीषण का, मैं दूसरे अध्याय में जा रहा हूं, क्योंकि विभीषण, रावण और राम, सवाल है कि राम राज्य आज तक मिला नहीं और सब एक दूसरे एक खुद को राम कहने में लगे हुए हैं। राम राज्य कब मिलेगा? लेकिन राम राज्य मिले ना मिले, सबसे पहले जरूरी है कि सीट मिले, और भरपूर सीट मिले, मनमाफिक सीट मिले। तो सत्ताचरितमानस का दूसरा अध्याय यही है, जो सीन महाभारत का है। लेकिन हम उस महाभारत की भी चर्चा करेंगे, उससे पहले जो राम, रावण और विभीषण की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या यहां पर विकास का मुद्दा नहीं हो सकता है? क्या यहां पर गरीब, जो कमजोर वर्ग हैं, उनसे जुड़े समस्याओं का मुद्दा नहीं हो सकता है? क्या दलित महादलित के मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं हो सकती है? आखिर क्यों इस तरह के किरदारों का नाम गढ़ने की जरूरत पड़ती है? और अगर नीतीश जी कहते हैं विभीषण, तो फिर उस पर सिलसिलेवार ढंग से राजनीति क्यों होने लगती है? जुबानी जंग क्यों छिड़ जाती है? नवल किशोर यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उन्हें भी लाएंगे। सर, मैं इस पर कमेंट चाहूंगा क्योंकि दूसरे अध्याय पर भी जाना है, दूसरा अध्याय महाभारत का है। नवल जी,
विभीषण अगर नीतीश जी कहते हैं मांझी जी को, तो आप खुद को राम कहने लगते हैं। आरजेडी कहता है कि साहब आपकी तरफ से हैं उम्मीदवार कौन जो राम बनने के लिए तैयार है? देखिए, एक बात पहले तो विभीषण पर मैं बता दूं, विभीषण का वही स्थान बनता है जहां रावण रहते हैं। और निश्चित रूप से इतिहास यह बताता है कि जिस दिन विभीषण को घर से निकाला जाता है या विभीषण घर छोड़ते हैं तो रावण के लंका में आग लग ही जाएंगे और रावण को खत्म हो ही जाना है। यह इतिहास कौन लगाएगा आग? आग कौन लगाएगा? विभीषण ही आग लगाने का पूरा व्यवस्था विभीषण करते हैं। विभीषण नहीं, आग लगाएगा कौन सर? अच्छा, युद्ध कौन छेड़ेगा? विभीषण जब आ गए तो अब यह पहले बता दिया जाए कि हनुमान जाके लंका में आग लगाएंगे। अब तो लंका में आग लगने वाले हनुमान हैं। कौन होंगे आपकी तरफ से? वो है ना, आप पहले कौन देख है? इनके पास ना हनुमान है ना राम है। जी आपको बता दे पहले इनके है पास रावण जरूर है। हमारे पास इनके पास रावण नहीं जरूर है। हमारे पास गद्दारों के लिए कहावत है, ये विभीषण कहा जाता है। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि लंका में आग लगाएंगे, तो कौन लगाएंगे आपकी तरफ से? आपकी तरफ से तो तय नहीं हो रहा है, अपने में उलझे हुए हैं आप। तो अपने में रावण ले रहा हूं जवाब दे रहा हूं। ऐसा है। हाँ, आप इसको सीरियसली कौन तय होने पर सीरियसली डिस्कशन कर रहे हैं? मैं कल भी मैंने सीरियसली डिस्कशन किया था। सीरियसली सुन लें जी। जब कभी भी बड़ी पार्टियां, जब उनके पास जनाधार देश में होता है तो कोई उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं होते हैं। 77 में जयप्रकाश आंदोलन से हुए थे, कर्पूरी जी वहां का चीफ मिनिस्टर का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। राम नरेश यादव को उत्तर प्रदेश में कैंडिडेशन डिक्लेयर नहीं हुआ था। दिल्ली में आपका जनाधार नहीं था। देवीलाल दिल्ली में आपका जनाधार नहीं था। आप थोड़ा बोलने का मौका दीजिए ना। मौका आप दे रहा हूं। देवीलाल जी बने थे वहां। ठीक है, मैं समझ गया आपकी नहीं हुआ था। दिल्ली का बीजू लेकिन पट्टायक को डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। माफ कीजिएगा, अरे 89 में जब विश्वनाथ मैं समझ गया आपकी सरकार बात। बनी, मैं समझ गया तो सर। लालू जी डिक्लेयर नहीं थे। मृत्युंजय जी, देखिए, जब मैं समझ गया सर। छोटे लोग, मैं कमजोर समझ गया लोग नवल जी। जब सत्ता में आने मेरे के रहता सवाल है तो किसी को मजबूरी में ठीक ना है, रखते हैं। तो दिल्ली में जनाधार नहीं था बीजेपी का, तो आपको पता नहीं चला जनाधार रहता तो हम जीतते नहीं। तो दावा तो किया जाता दिल्ली के दावा क्या दिल में करते हम कि राज हार करते गए हैं। इसलिए दिल्ली के दिल में आप राज करते हैं, ये दावा था। हमारी दिल्ली में सरकार थी क्या? नहीं, राज करते हैं, जनाधार ये आपका है। दिल्ली में राज तो करते फिर हैं। तो फिर हम दिल्ली पर नहीं, देश पर राज करते हैं। देश के मतदाताओं पर नहीं, उसके दिलों पर राज करता है। ये मानते हैं कि दिल्ली में बीजेपी का जनाधार नहीं है, ये मानते हैं। दिल्ली शहर में नहीं था वो रिजल्ट आपने नहीं देखा? हाँ, तो नहीं है ना। नहीं, दिल्ली शहर में नहीं था, ये तो प्रूव कर दिया लोकतंत्र में। ठीक है, बिहार में भी नहीं है। दिल्ली के नजदीक बिहार नहीं है, झारखंड में भी नहीं है, ये भी स्वीकार कर लीजिए। झारखंड में सारे लोगों के जमानतें जब्त हो गई, यहाँ भी जमानत जब्त होंगे। बिहार में नहीं है, दिल्ली वाला हाल पटकथा बिहार में लिखी जाएगी। इसलिए यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। आपके नेता ने अरे भाई, बिना कैप्टन का आप मैच कैसे जीतिएगा? सवाल एक सेकंड आप घोषित कीजिए, हिम्मत है तो। दानिश पार्टी में कोई नेता ही नहीं, सिर्फ दूसरे पार्टी से दानिश जी रिपोर्ट करके एक आदमी को नेता बनाया। बता दीजिए नेता कौन होगा? एक सेकंड दानिश जी, जब से गठबंधन हुआ है, दानिश जी, पीड़ा इतनी बेचैनी में है। मुझे युवराज जी के पास आदमी लालू अरे भाई, जैसा हो सकता है, कौन तो फिर सुशील मोदी को नेता नहीं। आपके खाली सजायाफ्ता आदमी नेता हो सकता है, तो सुशील मोदी इनको नेता नजर नहीं आए। सुशील मोदी है नेता। एक सेकंड, तो सुशील मोदी ने तो सुशील मोदी नेता है फिर? बिना नेता नहीं क्या? नहीं, तो हमारे नेता सुशील मोदी सीएम उम्मीदवार है, सीएम उम्मीदवार वही होंगे। सीएम उम्मीदवार पार्लियामेंट्री बनता है। 4 घर के टोला जे कहेला से नहीं होला। आज भी लालू जी ने कहा है आपको निर्वंश। ऐसा है कि हम निर्वंश हो या नहीं हो, परिवारवादी तो नहीं है। हम वंशवाद को बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। वंश को चलाने युवराज जी के पास जाऊंगा। सुमित जी, वंश को चलाने के लिए हम राजनीति किसी के पैर पर गिरवी नहीं रखने वाले लोग हैं, विचारधारा से चलते। युवराज जी, मुझे बताइए सर, मांझी जी अलग हुए और बीजेपी के साथ गए। मांझी जी को सीएम बनाया गया था, तो माना जा रहा था उसके पीछे एक दलित महादलित राजनीति है नीतीश कुमार की। क्या ये वजह है विभीषण की संज्ञा या फिर मांझी पर निशाना साधने की कि आपको लग रहा है कि मांझी जी के बीजेपी में जाने से महादलित वोट, दलित वोट खिसक जाएगा, बीजेपी के पाले में चला जाएगा? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि मांझी जी जिस समय बनाए गए थे,
यह आदरणीय नीतीश जी ने नहीं कहा था या पार्टी ने ये नहीं कहा कि मैं महादलित को बना रहा हूँ। सियासत अपने में बहुत कुछ अपने कहा नहीं जाता अपने अपने कलीग को अपने कलीग को मैं बना रहा हूँ, ये मुख्य नीतीश जी ने घोषणा किया था। दूसरी बात देखिए, वोट मांझी जी के जाने से कहीं नहीं जाने वाला है। जो सामाजिक संरचना है बिहार का, वो सारे लोग समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते भी हैं, कह भी दिए कि शूद्र लोग सरकार में हैं। तो जो शूद्र लोग सरकार में है तो सारे लोग बातों को समझते हैं कि हमको कहाँ जाना है। किसी व्यक्ति के जाने से वोट नहीं भागता है। एक तीसरी बात हम कहना चाहते हैं, हमने तो किया काम। नीतीश कुमार जी ने दलितों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए काम किया और बिहार के विकास का काम किया। कोई बता दे तो कि बिहार का विकास का काम हुआ है नहीं, कोई कहे कि नहीं हुआ है। आगे बिहार का विकास हुआ है, आगे भी होने वाला है। ये सारा सवाल है। मांझी जी के जाने से पार्टी को नुकसान नहीं होगा तो फिर मांझी जी को लालू जी और फायदा होगा। हम ब्रेक पर जा रहे हैं सर। लालू जी क्यों बुला रहे थे? जल्दी से मुझे बताइए मृत्युंजय जी, लालू जी क्यों कह रहे थे कि आ जाए फिर मांझी जी? लालू जी को ये पता था कि ये जाने वाले हैं आरएसएस से और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी के पास इनका कंट्रोल रिमोट चला गया है। तो आप उनको ये कह रहे थे। आपको जरूरत क्यों पड़ गई थी? भाई जरूरत पड़ने का सवाल है। आप बुला रहे थे। लालू प्रसाद जी के कैबिनेट में मंत्री थे। हम लोगों ने, नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया था। भला क्या सिला दिया उन्होंने? आपको बुलाने की ये जरूरत कभी दुनिया भूलेगी? इतना बड़ा चले मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं सर। क्या सिला दिया? सत्ताचरितमानस का अब सत्ताचरितमानस का दूसरे अध्याय में सीन महाभारत का है, जो जनता परिवार में नजर आ रहा है। सीटों के लिए बीजेपी को रोकने के लिए जनता परिवार एकजुट हुआ, लेकिन पहले विलय पर पेंच फंसा, फिर नेता के नाम को लेकर गठबंधन में गांठें पड़ती नजर आई और अब नेता के नाम के ऐलान के बाद मसला सीटों को लेकर फंसता नजर आ रहा है। ये देखिए। पहले जनता परिवार के विलय पर पेंच फंसा, फिर नेता के नाम को लेकर गठबंधन में गांठ पड़ी। अब जब ये मसला किसी तरह सुलझा है तो पेंच बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर फंस गया है। दरअसल अब तक आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ही अपने बीच विधानसभा की 243 सीटों का बंटवारा करने की तैयारी में थे, लेकिन इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी ने पेंच फंसा दिया। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा की 27 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। 27 सीटों पर हमने नेतृत्व को लेकर के 27 सीटों का हमने दावा किया है। नेताजी से मैं तो लेकर गया था 48 सीट। नेताजी ने कहा कि नहीं, इतना नहीं हो सकता, सभी को समायोजित करना है, 50% माइनस करो। तो मैंने 27 सीट की दावा की है। समाजवादी पार्टी का यह दावा अभी से जेडीयू को नागवार गुजर रहा है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इशारों में इतना जरूर समझा दिया कि सीट की दावेदारी पार्टी के जनाधार के हिसाब से तय होती है। सभी पार्टियां चाहती हैं अपना विस्तार करना और विस्तार के दृष्टिकोण से भी चाहती हैं कि हमको जितना अधिक सीट मिलेगा हमारी उपस्थिति दर्ज होगी। लेकिन सीटों का आवंटन और सीट का जो बंटवारा होता है उसमें ज़मीनी हकीकत भी ज़्यादा काम करती है। इसलिए सीटों के ऊपर जनाधार क्षेत्र में कैसा है इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ बिहार में बने इस गठबंधन में मुलायम सिंह यादव की अहम भूमिका रही है। ऐसे में आरजेडी और जेडीयू समाजवादी पार्टी की दावेदारी को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। यानी गठबंधन में सब कुछ ठीक होने की बात भले ही कही जा रही हो, पर हकीकत दावों से अलग है। साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। निहोरा जी कैसे एडजस्ट करेंगे 27 सीट? नहीं, कोई समस्या नहीं है। ये जो कहानी जो बनाया जा रहा है, रामचंद्र जी, कोई समस्या नहीं। यादव कहानी बना रहे हैं क्या? दावे तो कोई भी कर सकते हैं ना। दावे से क्या होगा? जो नेता हैं, जो कमेटी बनी है,
3-3, 6 लोगों का, वो सारे लोग मिलकर तय कर लेंगे, वो मसला नहीं है वो। एनडीए में भी दावा होता है तो आप कहते हैं देखिए साहब ये अपने मुलझे हुए हैं, दावा आपके अंदर हुआ तो कहते हैं आप मसला नहीं, नहीं। हमारे यहाँ मसला नहीं है, हम प्रमाणित करके दिखा दिया। आप नेता की बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार को लालू यादव नेता स्वीकार नहीं करेंगे, हम प्रमाणित कर दिया। मृत्युंजय जी, 27 सीटों का दावा अगर है तो 27 सीटों में से 27 सीट देंगे या फिर आप इस दावे को ही मानते हैं कि ये मसला है ही नहीं? जनता परिवार के अध्यक्ष ही मुलायम सिंह यादव जी हैं। अब तो पूरा जनता परिवार, ठीक है कि हमारा महाविलय नहीं हो सका तकनीकी कारणों से, तो 243 पर हम लोग लड़ रहे हैं। जो गठबंधन के लोग हैं हमारा, वो अपने स्तर से उन्होंने कहा कि हम 27 सीटों पर, सबको अधिकार है, वो बोल रहे हैं, उनकी पार्टी है। लेकिन जब बैठेंगे तो जिस तरह से नेता का घोषणा करने में कोई समस्या नहीं आया, उसी तरह सीटों पर कहां कोई सवाल है? सीटों पर सवाल है। देखिए बिहार की ये धरती है। नहीं मृत्युंजय जी, यही दावा अगर एनडीए में होता है तो आप कहते हैं कि एनडीए का जिसका कैप्टन नहीं मिल रहा है तो वो फिर मैदान में उतरेगा कैसे? तो आप सीटों को लेकर अगर दावेदारी यहाँ होती है तो यहाँ कोई मसला नहीं है। कैप्टन के सवाल पर मैं आता हूँ, कैप्टन के सवाल पर मैं आता हूँ, लेकिन सीटों के सवाल पर सीटों के सवाल पर बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। सीटों के सवाल पर कहीं कोई बट नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, जिस बड़े उद्देश्य के लिए, जिस विजन के लिए ये गठबंधन जनता परिवार 27 सीटों का दावा अगर हो रहा है तो ये मसला नहीं है आपके लिए? भाई 27 सीटों पर वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम 27 सीटों पर नहीं लड़ेंगे, तो हम भाई 27 सीटों पर उन्होंने अपना दावा किया। वो तो 48 सीट कह रहे थे, लेकिन मुलायम जी ने कहा कि हाफ करो। भाई आप पहले समझिए, जो अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे, बिहार में समाजवादी पार्टी का क्या है, जनाधार क्या है, ये सारे लोग जानते हैं। नहीं, और जनता परिवार मैं नहीं जानता हूं सर, आप जानते नहीं हैं तो हम आपको बता दें कि जब मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी, सब लोगों ने मुलायम सिंह जी के गले में माला डाल दिया। वो हमारे अध्यक्ष जनता परिवार के सम्मान्य नेता हैं। और वहां जब बैठेंगे, नहीं जनाधार की बात आई ना सर, भाई जनाधार की बात, समाजवादी पार्टी का जनाधार क्या है? जो हकीकत है अभी विधानसभा में जो दलगत स्थिति है, उसमें समाजवादी पार्टी का कहीं कोई एक भी ये नहीं है। तो फिर 27 सीट कैसे मांग लिया? 27 हम तो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र में, ठीक आदरणीय वशिष्ठ बाबू ने कहा कि सारी पार्टियां अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए ये मांग करती है, लेकिन अंतोगत्वा फाइनल जो जनाधार हमारे, आप लेकिन समाजवादी पार्टी का नहीं मान रहे हैं? नहीं, जनाधार बिहार में हम तो देखिए, हमने कहा कि हमारे पूरे जनता परिवार का, तो बिना जनाधार का सर मुझे बताइए सर, अगर मेरा जनाधार नहीं है और मैं आपसे कहूं कि मुझे 50 सीट दे दीजिए, तो ये अपने आप में जायज लग रहा है, सही लग रहा है? जायज नहीं, हमने कहा कि उन्होंने अपना काम किया। सही लग रहा है आपको मोरल तौर पर? बिना जनाधार यही तो हम कह रहे हैं, मुलायम सिंह यहाँ पर जनता परिवार लड़ेगी और कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन है। यहाँ समाजवादी पार्टी, जनता दल, मैं आता हूँ सर, आता हूँ नवल जी, अंदरूनी विलय हो चुका है। नहीं तो यही मांग अगर उठती है एनडीए में, भाई ये पहले कैप्टन घोषित कर दे। कैप्टन के सवाल पर कल भी बहस मिल नहीं रहे हैं, तो ये खिलाड़ी कहां से लाएंगे? आप मुझे बताइए सर, जनाधार, अरे भाई ये टीम का चयन ही नहीं कर सकते, कैप्टन नहीं मिल रहा इनको। नहीं ठीक है, जब कैप्टन नहीं मिलेगा तो एक सेकंड मृत्युंजय जी, दानिश साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब है कि आपने मुलायम सिंह जी को कैप्टन माना है ना? माना है, राष्ट्रीय स्तर पर माना है। कैप्टन का जनाधार बिहार में नहीं है? बिहार में जनाधार हम कह रहे हैं, देश के स्तर पर माने तो बिहार का क्या सवाल है? बिहार जब हमने पूरा परिवार, इनके नजर में बिहार मिल गया, देश के बाहर है बिहार जो है क्या? इनके नजर में देश से बाहर है बिहार। कैप्टन नहीं मिल रहे, बिहार में जनाधार आपके कैप्टन का नहीं है जी। दानिश ये क्या टीम बनाई है? सुमित जी तो हार चुके हैं जी। सुमित जी, जनाधार अगर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से क्या 27 सीटों का ये दावा और मांझी जी के जनाधार को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं और नीतीश खेमे की तरफ से उठ रहे हैं। आप भी 70, 75, 80 आप भी तो अब तक नहीं आपने लड़ा है। देखिए सुमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्रेक से पहले वाले डिस्कशन में थोड़ा सा जाना चाहेंगे, उसके बाद हम विषय पे आ जाएंगे। इन्होंने, नेहरा जी ने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश जी ने जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री ये कह के नहीं बनाया था कि वो दलितों के नेता हैं। लेकिन जरा उस वक्त को याद करिएगा जब 7:30 बजे शाम में राजभवन से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफिला जब राजभवन से बाहर निकलता है तो मीडिया में जब वो बयान देते हैं तो सबसे पहला बयान देते हैं कि मैंने समाज के
सबसे अंतिम पायदान महादलित को मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब उसी वक्त इन्होंने दलित कार्ड खेला था, महादलित कार्ड खेला था। उन्हें लगा था, सर सुन ले आप हमारी बात, निवारा जी सुन ले, हमारे पास में ये जग जाहिर है सारे न्यूज चैनल्स पे ये खबर थी। सुन ले आप, सुन ले, मैं भी उपस्थित, सुन ले निवारा जी, सुन ले आप, सुन ले। उसके बाद में साफ तौर पे हर जगह हर एक मंच पे तकरीबन उन्होंने यही कहा। मिलर स्कूल ग्राउंड में एक सभा हुई, उसमें भी उन्होंने कहा कि आपके हित के लिए मैंने महादलित को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जब वक्त आया तो महादलित को, चूंकि उन्हें लगा था कि महादलित हैं, बेवकूफ होते हैं, जैसे मर्जी आएगी वैसे शासन चलाएंगे, लेकिन उन्हें लगा कि दलित महादलित तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ये तो अब उनके कुर्सी पे हावी हो रहे हैं। मैं एक सवाल ऐड करता हूं, तो फिर आपको सुशील मोदी जी का बयान मैं याद दिलवाऊं। सुशील मोदी ने कहा था कि मांझी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ऐसे बयानों के लिए। देखिए उस वक्त सुशील कुमार मोदी जी विपक्ष में थे, और विपक्ष में जब होते हैं तो विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप 15 साल क्या सियासत में कुछ सुमित जी मोरल ग्राउंड भी होते हैं सर, एक विचारधारा भी होती है, या फिर हम आपको माननीय नीतीश जी ने 25 साल तक आप भी अलग नहीं है, फिर आप भी उनसे अलग नहीं है। 25 साल तक माननीय नीतीश कुमार जी तो एक ही परिवार के थे। उस मसले पर हम तो एक ही परिवार हो गया सर, जंगल परिवार के थे क्या दानिश साहब? आप जंगल परिवार के थे क्या? देश में महाजंगल राज चला रहे हैं, ये साथ गए। लगातार ये कहा देश गया है में महाजंगल राज चल रहा है, आप लगाए साथ गए। एक सेकंड नवल जी, नहीं हो गया सर, उस मसले पर हो गया। देखिए उस मसले पर हो गया, सुशील मोदी जी ने भी कहा, आप कहते हैं विपक्ष में है, तो सियासत में तो फिर सब वही कर रहे हैं। कल जो अलग थे आज साथ हैं, कल उन्हें कुछ कह रहे थे आज कह रहे नहीं वो अच्छे हैं, तो ये आप भी अलग नहीं है उनसे, वो भी आपसे अलग नहीं है। इस पे बहुत लंबी बहस होती रही है सर, और इसमें मोरल ग्राउंड शायद सियासत में अब रही नहीं जाते, ठीक है तो जनता समझती नहीं, तो आप लेकिन ये तो जो लालू बात हम लोग कर रहे थे वो के सिद्ध गठजोड़ हुआ। को लेकर भी यही कर रहे थे भाई आप इंतजार में, आप तो जिस दिन नरेंद्र मोदी एजेंडे पर अगर आपकी पार्टी भी है, किया यही नीतीश कुमार जी ने किया। दानिश साहब एक सेकंड, मृत्युंजय जी प्लीज। नवल जी मुझे बताइए सर, 27 सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी दावा करती है तो आपकी नजर में ये एक मसला है जो लग रहा है कि अभी भी जैसे पहले कहते थे कि नहीं ये लोग साहब अपने में उलझ कर रह जाएंगे, नीतीश कुमार को नेता तो मान लिया, इतना बड़ा फैसला कर लिया, तो सीट वाला भी फैसला हो जाएगा क्या? फिर आपको लगता है कि बहुत सारा पेंच फंस जाएगा? देखिए इनके पेच पर हम लोगों का बहुत नज़र नहीं और चिंता नहीं है। ये कहाँ किसको कब किसके साथ ये धोखा देंगे, ये इनकी आदत है, ये जमाते ही है पाखंडियों का। किसके गुणगान कब करेंगे और किसके पीठ में छुरा भोंकेंगे, ये दोनों के बारे में। अब बताइए, मुलायम सिंह को कह रहे हैं कि उनका कोई जनाधार नहीं है। रामविलास आप बताइए, नेता सारे लोग उनके दरवाजा पर जाके नतमस्तक थे, उनके छोटे भाई से लेके बड़े भाई तक जबरदस्ती माला डाल रहे थे, और जब सीट के बात हुई तो कहते ना उनका तो मतलब ये बिना जनाधार वाले नेता को ही पासवान जी ने केंद्र में अटल जी की सरकार को गिरा दिया था। जी आप वो आपको याद है, हम ये नहीं कहा। आप बोलिएगा, मैं आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। देखिए यहाँ सवाल ये जो बड़ा कैप्टन की बात करते हैं, ये चाहते हैं जो अपने गलती में ही फंस गए वही गलती हमसे कराना चाहते हैं। आज लालू जी ने कैप्टन मान लिया नीतीश कुमार को, उसी दिन लालू यादव की राजनीति समाप्त और नीतीश कुमार की भी राजनीति खराब खत्म। देखिए तो आप भी वो गलती नहीं करें, आप भी कैप्टन घोषित ना करें, ये हमारा घोषित करेंगे तो ये गलती होगी। ऐसा है कि हमारा कैप्टन और बड़ी पार्टियों का, जनाधार वाली पार्टियों का कैप्टन, उसके संसदीय बोर्ड घोषित नेता हमारा सुशील मोदी हैं। हमको कोनो कर्जा पैंचा नहीं लेना है, और हमको यह भी नहीं करना है। निहोरा जी मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, सुमित जी ब्रेक पर जिसको 10 साल तक पूरा गाली देते रहे अपराधी करके, जिसको जेल में बंद करते रहे, तो सर सवाल वही आ गया। आप भी मांझी जी को कल कहते थे मुकदमा दर्ज कैप्टन बनाएंगे तो राजनीति समाप्त, कैप्टन नहीं बनाएंगे तो इनकी राजनीति समाप्त। बिहार से इनकी राजनीति समाप्त है, इसलिए ये कैप्टन न बना पा रहे हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ, गाल बजाने से कुछ ठीक है, एक ब्रेक लेता हूँ, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले निहोरा जी, समाजवादी पार्टी का जनाधार बिल्कुल नहीं है बिहार में। देखिए एक बात मैं बता दूं, जिन चीज़ों पर आप इम्फेसिस दे रहे हैं, मैंने शुरू में कहा कि सीट बंटवारा मेरे यहाँ समस्या नहीं है। जो 6 लोगों की कमेटी बनाई गई है
वो सारे बैठ मिलकर सीट का बंटवारा वो कर मैं लेंगे। समझ गया सर, ब्रेक कर कर लेंगे, लेंगे, इसलिए मैं टोक रहा कर हूं। लेंगे। मैं टोक रहा हूं इसलिए जनाधार नहीं है। नहीं, क्लेम दूसरे एक सेकंड। अर्थों में ले रहे हैं। अब मैं उन सर- बातों को हमने नहीं, क्या कहा? मैं- हमने आप- कहा कि आप समाजवादी कुछ जो कहें और हमारे हम राष्ट्रीय अर्थ में- नेता है तो देश के स्तर पर उनका जनाधार है। बिहार में ये हमने जनाधार नहीं कहा है। जनाधार आपने कहा बिहार में जनाधार नहीं है। बिहार में उनको बिहार- जनाधार ही मानते हैं। निवरा जी, बिहार में जनाधार नहीं है। सर में बिहार देश से निवरा जी, बाहर है। निवरा जी, हमने कहा एक सेकंड, कि ठीक है सर। उनकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का निवरा जी, यहाँ पर जो दावा बिहार है, में सब लोग जनाधार नहीं है, आप भी मिलकर मानते हैं। करेंगे। समाजवादी पार्टी के जनाधार नहीं है, आप भी मानते हैं। देखिए, एक बात सुमित जी बता दें कि हम लोग वैसे ही सीटों पर वैसे ही व्यक्ति को लड़ाएंगे जो सीट निकाल सके। किसका जनाधार है नहीं है वो पचड़े में हम नहीं फंसना चाहते, अब RJD कह रही लेकिन है हम कहना जनाधार नहीं चाहते है, हैं आप कहिए। कि हमारा बात को सीट क्लियर कीजिए। मैं एक छोटा सा कौन ब्रेक लेता निकालेगा, हूं, ब्रेक लेता इन हूं। चीजों पर महाभारत विशेष का करें। तीसरा अध्याय हमने कहा लेकर हाजिर होते हैं जनता एनडीए। और सत्ताचरित मानस के तीसरे अध्याय में भी महाभारत है और महाभारत एनडीए में है। गठबंधन की मजबूरी क्या होती है ये कोई बीजेपी से भी पूछ ले। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने लक्ष्य तय कर रखा है, लेकिन अब घटक दलों के साथ आने से वो लक्ष्य तो दूर, उतनी सीटों पर बीजेपी चुनाव तक नहीं लड़ सकती। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी उसी तर्ज पर बिहार में जीत का स्वाद चखना चाहती है। पार्टी इसके लिए मिशन 185 प्लस पर काम कर रही थी, लेकिन नए समीकरण के तहत अब बीजेपी को इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी 80 सीटों को चिन्हित लिए थे और उन 80 सीटों पर हमारा बाजाबता काम चल रहा है। कितना पर मान जाएगा? जो मानने का अभी कहाँ सवाल है सर? सर आप फंसाने की चेष्टा करें, अभी समय आने दीजिए। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए के घटक दलों के दावों की बात करें तो एलजेपी 80 सीटों पर दावा कर रही है, वहीं आरएलएसपी 45 और जीतन राम मांझी की हम 76 सीटों पर दावा कर रहा है। लिहाजा बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए 42 सीटें बच रही हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए संकट की घड़ी है कि अपने सहयोगियों को कैसे खुश रखें। 243 पर लड़ेंगे और हमारा 185 का नारा भाजपा का नहीं है, वो एनडीए का 185 प्लस है और जो हम अचीव करेंगे। और इस चुनाव में एनडीए पूरी ताकत से लड़ेगी, सभी सीटों पर लड़ेगी और हम 185 के आंकड़े को पार करेंगे। लेकिन बाहर के बैनर में तो लिखा हुआ है कि बीजेपी 185। नहीं, उसका मतलब यही है, एनडीए 185। नहीं, जनतांत्रिक तो लिखना चाहिए था ना। नहीं, ठीक है, आप उसको सुधार लीजिए, लेकिन मुख्य प्रवक्ता की हैसियत से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि हमारा 185 का प्लस का जो आंकड़ा है वो एनडीए के साथ है। गणित की बात की जाए तो एलजेपी 40 से कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये सब का समय अभी नहीं आया है। हम हमारे सारे जितने घटक दल हैं, रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, अब जीतन राम मांझी जी, सब लोग मिलकर हम लोग जो समझौता करेंगे और वो 243 सीटों पर हम लड़ेंगे। कितने सीटों पर कौन लड़ेगा इसका समय अभी नहीं आया है। समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन मांझी जी दावा कर रहे हैं कि 76 सीटों पर वो जीत जाएंगे। ये कोई बुराई भी नहीं है। यदि कोई घटक दल ज़्यादा के लिए अपनी तैयारी करे तो वो करना चाहिए। सभी को ज़्यादा के लिए करना हमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस दिन निर्णय हो जाएगा एनडीए का और उस दिन जितने जितने सीटें जिनको मिलेगी उतनी ही सीटों पर लोग लड़ेंगे। इसलिए यदि कोई घटक दल ज़्यादा की तैयारी कर रहे हैं, इसका लाभ सभी घटक दलों को मिलना है। बीजेपी का लक्ष्य अब एनडीए का लक्ष्य हो गया है। ऐसे में विपक्षी बिगड़ते समीकरण पर चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं ये बीजेपी का ऑपरेशन साइलेंट है। अब रालो सपा की मीटिंग में कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाओ, उस पर खामोश। माननीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी बिहार में 9 महीने तक सत्ता चलाती रही। अब मांझी जी को कह रही है कि हम आपको भी कुछ दे देंगे, आप भी मेरे पास आ जाइए। तो 243 सीट में 185 सीट जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है, तो सहयोगी को औकात बताएंगे क्या? इसलिए हम तो, हमारा उनका आंतरिक मामला है, हम उसमें दखल नहीं देना चाहते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि चाहे वह लोजपा हो, रालो सपा हो या मांझी जी, तो बेचारे नए नवोदित कलाकार हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए ये तमाम लोगों को औकात बताने के लिए साइलेंट
ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नहीं तो मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व से कि रालोसपा की मांग है कि उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है या असहमत है? ये दोनों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना नजरिया साफ करें। एनडीए के घटक दल जिस तरह सीटों की मांग कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए व्यूह से निकलना आसान नहीं। ब्रजम पांडे, जी मीडिया, पटना। तो नवल जी, 42 सीटें आपके खाते में सिर्फ जा रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ कोई सीटों का कभी आपने मारा मारी सुना है? परेशानी कोई के पंचायती करते माला ले जाके जबरदस्ती हम 80 सीटों पर दावा है। किसी के गर्दन में माला डाल देते हो और या कहते हो कि 80 सीटों पर एलजेपी का दावा है। 80 का पूरा कहेंगे, पूरा दे देंगे। मेरे यहाँ कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आप दे देंगे? अरे भाई, जब हम साथ ही लड़ रहे हैं आप फिर मिशन 185 क्या है? मैं कह रहा हूं हमको 185 सीट मिनिमम जीत के आना है। बीजेपी की या एनडीए की? पूरे एनडीए घटक का। अच्छा। तो उसमें हमारा न जीतन राम मांझी जी से कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है, न उपेंद्र कुशवाहा से है, और ना हमको रामविलास जी से। हमारे यहाँ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं। हमको इन पाखंडियों को नहीं, मुझे सर समझ लीजिए ना, वक्त कम है सर। लेकिन अगर ये दावा करते हैं, इनके यहाँ दावा होता है तो आप कहते हैं कि देखिए घर का झगड़ा सामने आ गया। आपके यहाँ दावा होता है तो दावा कर रहे हैं तो हम इनकार कहाँ कर रहे हैं? झगड़ा नहीं है। क्या करेंगे? लेकिन 10 साल तक जिसको गाली राजनीति नहीं करते। सुन लीजिए, एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है, हम तो इतना संयम बरते हैं। नीतीश जी के भी मुंह में पानी गिर रहा है कि भाजपा हमको रख ले। लालू यादव से बात करते थे और अरुण जेटली जी के यहाँ जाके वो अब मसला दूसरा है। मैं आता हूँ। आज भी आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को रखेगा। नहीं, ठीक है, हो गया। मैं दानिश साहब 76 सीटों पर आपका दावा है? जी, हमारा दावा कहीं नहीं, हमारी तैयारी है। अभी आपने जो बाइट दिखाया है, लोग तैयारी तो वो भी कर रहे हैं। फिर तो वो उन्होंने दावा उनकी तैयारी पर आप कह रहे हैं कि वो झगड़ा है। उनके दावा पर सीधे तौर पे आरजेडी के जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई आपका जनाधार नहीं है, इसलिए हम सीट नहीं देंगे। हमारे यहाँ दावे नहीं होते, हमारे यहाँ तैयारी होती है। आपका जनाधार 76 सीट का है। जी सुन ले, हमारे यहाँ दावे नहीं होते, हमारे यहाँ आपका जनाधार 76 सीट हमारे यहाँ जनता महत्वपूर्ण होती है। भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। मृत्युंजय जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को मान ले मुख्यमंत्री। अपमानित कर रहे हैं मुलायम सिंह को। नवल जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री मानिए। एक सेकंड, ठीक है सर। नहीं, दावा आपके यहाँ हो तो वो झगड़ा नहीं है। न्योरा जी, अगर आपके यहाँ दावा होता है तो उनके लिए झगड़ा है। लड़ाई नहीं है, तैयारी है। हम मुलायम सिंह जनाधार का नेता नहीं कह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। हमारे यहाँ सब जनाधार वाले ही कह रहे हैं कि मुलायम सिंह। ठीक है सर, इसीलिए नेता नहीं मिल रहा है। न्योरा जी, मैं आपके पास आऊंगा। तो ये सीटों की लड़ाई, फिर ना आप उन पर सवाल उठा सकते हैं, ना आप ये इन पर सवाल उठा सकते हैं। तस्वीर तो दोनों जगह नहीं, हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम है, हम इनका काला उठा रहे हैं। ये ना कह रहा कि प्रॉब्लम है आपका। एक सेकंड सर, हो गया। न्योरा जी, जल्दी से। मुलायम सिंह को गाली ही दे रहे हैं, हम क्यों गाली देंगे? न्योरा जी, ऐसा है सुमित जी कि अहंकार अभी तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं गया है। हम लोग के कहावत है, रस्सी जल गया लेकिन ऐंठन नहीं छूटा है। उपचुनाव में जिस प्रकार पराजय हुआ एक गठबंधन ने किया, बावजूद अभी भी आशा है कि हम जीतेंगे। ये गलतफहमी है। एक दूसरी बात कहना चाहते हैं कि दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, मैं माफी चाहता हूं। वक्त कम है सर, वक्त कम है। दूसरी बात है कहना चाहते हैं, सीटों पर आइए प्लीज, कि आप तो बीजेपी की आदत है अपने सहयोगियों को धोखा देने का। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए क्या किया उन्होंने। यानी 25 साल जो सहयोगी शिवसेना था उससे गठबंधन तो दोनों जगह एक जैसी है। बीजेपी का शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं सर, शुक्रिया, यहीं पर रोकूंगा, माफी चाहता हूं। सत्ताचरित मानस जारी है। सत्ताचरित मानस के आगे और भी अध्याय देखने को मिलेंगे। शुक्रिया सर, नमस्कार।